हाँ बच्चों, ये सेकेंड ईयर का क्लास है और इसमें अगला टॉपिक नंबर 26 है और इसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। इसके बाद दो टॉपिक और बचे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, थोड़ा बड़ा है, और एक थोड़ा कंप्यूटर, मतलब मैक्सिमम 10 डेज समझ लीजिए। तो पहले नाभिकीय ऊर्जा है, न्यूक्लियर एनर्जी, और इसमें द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन। इसको आइंस्टीन ने सबसे पहले बताया कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। आइंस्टीन ने मतलब इसको सबसे पहले बताया। इसको हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। कोई द्रव्यमान है तो उसके समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी? डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ सी क्या है? प्रकाश की चाल है। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। इस संबंध के अनुसार पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के तुल्य होता है। तो डेल्टा एम भी निकालें। यदि हम किसी पदार्थ को डेल्टा ई ऊर्जा दें तो उसके द्रव्यमान में डेल्टा एम की वृद्धि हो जाएगी, जहां डेल्टा एम बराबर डेल्टा ई अपान सी स्क्वायर होता है। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के अनुसार ब्रह्मांड में द्रव्यमान प्लस ऊर्जा का कुल परिमाण निश्चित है, यानी अर्थात द्रव्यमान प्लस ऊर्जा संरक्षित है। टोटल एनर्जी एंड मास ऑफ सिस्टम आर यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, और ये इक्वेशन है डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अगली प्रॉपर्टी है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। युग्म उत्पादन मतलब जहां पे पेयर प्रोडक्शन। युग्म उत्पादन से मतलब यह है कि अगर कोई एनर्जेटिक गामा फोटॉन है, एनर्जी है, और उसको हैवी मेटल्स पे डाला जाए तो वो हैवी मेटल जो होगा वो पदार्थ के नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती। इसी प्रक्रिया को कहते हैं युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। मतलब एनर्जी जो है एक इलेक्ट्रॉन में एक पॉजिट्रॉन में, किसी भी भारी न्यूक्लियस पे जब एनर्जेटिक हाई एनर्जेटिक गामा फोटॉन डाला गया तो उसके नाभिक द्वारा वो ऊर्जा अवशोषित कर ली गई और नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है? दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं। चार्ज अपोजिट होता है, मास लगभग 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी एच न्यू बराबर +1 बीटा 0 +-1 बीटा 0। ये क्या है? गामा फोटॉन है एच न्यू, और ये +1 बीटा 0 ये पॉजिट्रॉन और -1 बीटा 0 ये इलेक्ट्रॉन। तो युग्म का उत्पादन ये क्या कहलाता है? पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन। और युग्म विनाश क्या है? कि जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ऊर्जा में, एनर्जी में, और उसको कहते हैं युग्म विनाश। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे युग्म उत्पादन और युग्म विनाश में। ये देखिए फिगर में भी दिखाया गया है, गामा फोटॉन है, ये हैवी न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, तो चार्ज कितना Z हो जाएगा। जब एक गामा फोटॉन हैवी न्यूक्लियस पे पड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन बन जाएगा। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार प्रत्येक उस पदार्थ में भी जो विरामावस्था में है ऊर्जा होती है, जिसे उसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि पेयर प्रोडक्शन के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए गामा फोटॉन की। ये क्वेश्चन पूछा आता है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर गामा फॉर पेयर प्रोडक्शन इज 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, दोनों का द्रव्यमान सेम होता है, वही 9.1 10⁻31। एक पे चार्ज +1 एक पे -1। तो ये पहले हो जाएगा E0 विराम ऊर्जा, विराम द्रव्यमान ऊर्जा E0 है m0c²। m0 क्या कहलाएगा? विराम द्रव्यमान। और E0, अब देखो E0 बना हुआ mc² और m कितना है? 9.1 10⁻31। c प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो E0 बराबर, ये मल्टीप्लाई करो, 8.2 10⁻14 जूल हो गया। तो E0 हो गया 8.2 10⁻14 और इसको 1.6 10⁻90 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ये E0 बराबर 0.51 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻6 क्या है? मिलियन है। तो E0 बराबर 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू हो गई। अब ये एक पार्टिकल के लिए निकाला, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के लिए, तो दो पार्टिकल की ऊर्जा डबल हो जाएगी, यानी एक उत्पादन के लिए गामा फोटॉन की आवश्यक ऊर्जा 0.51 × 2 कितना हो जाएगा? 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इग्म विनाश पेयर एनिहिलेशन, इग्म उत्पादन के विपरीत इग्म विनाश प्रक्रिया भी संभव है। जब कभी एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो वह परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा उनके स्थान पर दो गामा फोटॉनों की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इग्म विनाश कहते हैं। यानी +1 β0 +-1 β0 = hν एंड hν। तो ये एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। अब आगे देखिए, हम पढ़ेंगे नाभिक की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, ये देखा गया है कि किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान न्यूक्लियनों यानी प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है, और ये जो डिफरेंस होगा ये क्या कहलाएगा? द्रव्यमान क्षति कहलाएगा। अंतर, ये द्रव्यमान अंतर मास डिफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान होगा और अवयवी कणों का द्रव्यमान, इनमें अंतर आता है, और इसी अंतर को क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब न्यूक्लियन का फॉर्मेशन होता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है, और जितनी कमी होगी उतनी ऊर्जा उत्सर्जित निकलेगी, और ये ऊर्जा न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस में परस्पर बांधे रहे, और इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। या हम कहें कि नाभिक में न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो अब देखिए, मान लीजिए किसी भी कोई एटम है और उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो द्रव्यमान क्षति को कैसे डिफाइन करेंगे? डेल्टा M बराबर ZMP, मास ऑफ प्रोटॉन, और Z माने एटॉमिक नंबर, उतने प्रोटॉन होंगे, प्लस A - Z, ये क्या है? मास नंबर है, और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या, और इंटू Mn, मास ऑफ न्यूट्रॉन, और -M कैपिटल N मतलब एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो इससे हम द्रव्यमान क्षति कैलकुलेट कर सकते हैं। द्रव्यमान क्षति का तात्पर्य है कि जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो डेल्टा M द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, और इसी के इक्विवेलेंट तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा के कारण ही प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक में बंधे रहते हैं, और इस ऊर्जा क्या कहेंगे? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इस पद से नाभिकों को प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों में तोड़ने के लिए
इतनी ही बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। या किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वो न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक। नाभिक की बंधन ऊर्जा को प्राय प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी बटे न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियन से किसी भी नाभिक की हम स्टेबिलिटी माप सकते हैं। ये ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी नाभिक की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही मैंने बताया था। तो इस तरह से आपने देखा द्रव्यमान क्षति और नाभिकीय बंधन ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं, पूरक हैं। जितना द्रव्यमान क्षति हो गए उतने नाभिकीय बंधन ऊर्जा होगी। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा ये है कि अल्फा कण की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अल्फा कण हीलियम का नाभिक है जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान 4.00150 यू माने यूनिट या एमयू होता है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 यू और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 होता है। उपरोक्त आंकड़ों से अल्फा कण की द्रव्यमान क्षति ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? डेल्टा एम बराबर हो जाएगा ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M कैपिटल। अब Z बराबर 2 है, A बराबर 4 है, वैल्यू रख दीजिए सारा। तो और डेल्टा M कैलकुलेट कर लीजिए 0.0304 AMU या यूनिट आई। आपको ये मालूम है 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बता चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं दूसरे टॉपिक। तो ये 0.03040 को 931 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अल्फा कण की बंधन ऊर्जा बराबर 28.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? कुल बंधन ऊर्जा 28.3 अपान न्यूक्लियनों की संख्या, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 7.07 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। और इसका आइटम क्या होगा? स्टेबल होगा। इसी प्रकार कार्बन 12, 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ड्यूटेरियम 1 D2, ऑक्सीजन 8 16 की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्ञात की जा सकती। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यही होगा। और एक्चुअल मास क्या कर दीजिएगा, इसमें कार्बन की 12 ले लीजिएगा 12.000, नाइट्रोजन का 14.000, ड्यूटेरियम का मतलब यही सभी मतलब जो है 2.00, ड्यूटेरियम 1 D2, ऑक्सीजन का 16.00 यू या यूनिट, ये ज्ञात की जा सकती है। अब इसके बाद इस टॉपिक में नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन और उसके एप्लीकेशंस और थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी कर्व है वो भी आपको बताएंगे। मतलब इसमें ये टॉपिक 2 दिन लगेगा, 2 दिन 3 दिन लगेगा, तो इसको आप कर लीजिएगा। बाकी फिर नेक्स्ट